हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। रेलवे एनटीपीसी की सीरीज में आपका स्वागत है। वंदे भारत सीरीज जिसका नाम हमने दिया है। पता है कि यहाँ चल रहा है रेलवे में सिलेक्शन का महासंग्राम, और हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए वंदे भारत सीरीज, जिसमें मैं मैथ के सेशन ले रहा हूँ, विक्रम सर रीजनिंग के सेशन ले रहे हैं, और मैम भी आपकी जीएस की सेशन लेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, वो होने वाला है आपका साइंस का पोर्शन। साइंस का पोर्शन भी बहुत जल्दी आपके पास मिलने लगेगी, उसकी वीडियो भी। और वो आई होप कि आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम और रीजनिंग के सवाल, अभी हम लोग नंबर सिस्टम के इस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो हम लोग करने वाले हैं, जिसमें वैसे वैसे बच्चों के लिए फायदेमंद है जो पहली बार मैथ पढ़ रहा है, जिसे मैथ से बहुत डर लगता है। बिल्कुल नहीं डरना है। ये सेशन देखोगे बिल्कुल मैथ का डर खत्म हो जाएगा। और रेलवे एनटीपीसी हो या जीडी की वैकेंसी हो, वहां आप इस बार एक नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़कर देखें, आपको डिफरेंट दिख जाएगा कि हम मैथ किस तरीके से पढ़ाते हैं, और कितनी काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। एक एक चीज का नोट्स बनाते जाना है। पूरा नंबर सिस्टम आपको वैसे नहीं पढ़ना है, इतना टाइम भी नहीं है। सवालों को भी सॉल्व करते जाओ और कंसेप्ट भी सीखते जाओ, और उसको कॉपी में लिखते चले जाओ। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, बहुत आसान सवाल लिया है मैंने, बहुत ही आसान सवाल रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है कि 31/2.5 31 बटा 2.5 का दशमलव विस्तार के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब कि कितने अंक के बाद वो समाप्त हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए। थोड़ा सा और आसान बना दूं, जैसे मैं बोलूं कि 1/2 कितने के बाद समाप्त हो जाएगा, तो 0.5 होता है। 1/2 एक डेसिमल के बाद ये समाप्त हो जाएगा। वैसे ही आपको ये दिया गया है 31/2/5। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 31 इसका, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 नीचे आएगा, और फिर इसे और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये 10 चला जाएगा, और 25 एज इट इज नीचे रह जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, जब भी आपको नीचे ऐसे नंबर मिल जाए तो आपको क्या करना है, 310 को 25 से डिवाइड देना है। पहला तरीका जो मैं बता रहा हूं वो तो आप देखोगे ही, दूसरा तरीका भी एक शॉर्टकट आपको मैं बताऊंगा। 25 से आप जब इसको डिवाइड देंगे तो एक बार ये जाएगा 25 यहां तक, और यहां से 6 आएगा 60, फिर 2 बार में 50, और फिर ये एक बार में 10 आएगा, डेसिमल लगेगा, 1 0 आएगा, और 4 बार में। मतलब कि कितनी बार दशमलव का कितना विस्तार होगा, सिर्फ एक ही बार, और ये समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डेसिमल के 1 प्लेस वाले, मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहां से सही हो गया। पहला सवाल था, आसान सवाल लिया था मैंने। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज को समझना है। नंबर सिस्टम में क्या है, आपको लैंग्वेज को समझकर चलना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छा है। 4 चीजें आपको दे रखी हैं, प्रोडक्ट पूछ रखा। बहुत बच्चों को लगता है ये आसान है, नहीं है आसान। अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी आसान है, क्या आसान है? बिल्कुल नहीं। पढ़ना पड़ेगा, और नौकरी लेना पड़ेगा, और जड़ से पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम को जानना है तो उसको भी जड़ से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ये सवाल आप खुद लगाकर आंसर देने की कोशिश करो, तुक्का नहीं मारना है। आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं आंसर। ये नहीं कि तुक्के में हाँ यही होगा वही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सवाल पढ़ें, आप क्या सवाल समझ पा रहे हैं। जहां कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने मन में सोचना कि क्या ये सवाल आपको समझ आ रहा है, क्या आप इसके आंसर दे पाएंगे। तो 4 महीने 5 महीने बाद जब एनटीपीसी का पेपर होगा तब ऐसे सवाल आएंगे, तो कैसे आप आंसर दे पाएंगे। इसीलिए तो कर रहा हूं कि सेशन से जुड़ कर रहो, ऐसे ऐसे सवाल आए जहां हर आपको डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, और ऐसे ही सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहें और बने रहें। और पूछ क्या रहा है समझते हैं। कहा जा रहा है कि 2 नंबर दिए गए हैं, 4√6 और 3√24। कहा जा रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 4 ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है। ठीक है, पहले इनका प्रोडक्ट निकालो। अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं तो 4√6 इंटू 3√24। जो नंबर रूट के साथ, रूट से अलग है, उनको एक साथ मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रूट वाले नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करो, एक बड़ा रूट लिख दो। बड़ा रूट लिख के 24 इंटू 6 अंदर कर लो। जब ऐसा कर लोगे आप तो 12 इंटू अंदर में क्या आ जाएगा, 144। 144 का अंडर स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 होगा। तो 12 हम लिख लेंगे। तो 12 इंटू 12 यहां से आ गया, क्या आ गया, 44 आया, 144 आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। क्या वो नेगेटिव नंबर है, नहीं है। क्या वो प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं। प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, वो तो वहां से भी देख के पता चला। अब आया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, या फिर वो एक वैलिड वैल्यू दे रहा हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कर रहे हैं। जैसे ये क्या 144/1 भी हम इसे बोल सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। और क्या हो सकता है 144। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं ना जो टर्मिनेट हो रहे हैं,
ना वो रिपीट कर रहे हैं। जैसे रूट के अंदर वाले नंबर, जैसे मैंने √6 लिखूं या √5 लिखूं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ना टर्मिनेट होते हैं, ना ये इनकी वैल्यूज ना रिपीट करते हैं। जैसे अगर मैं 4/7 लिखूं, आप एक एक चीज सीखते चलो, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन दे रहा हूं। √6 की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता होती तो 2-3 दशमलव तक ही हम लोग लेकर चलते। √5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, 2-3 दशमलव तक ही लेकर चलते हैं। वैसे 4/7 अगर लिखोगे तो आप इसे डिवाइड देना चलो शुरू करोगे तो 7 बार में, 1 बार में, 4 बार में, और इसी तरीके से ये सो ऑन। तो ना ये रिपीट कर रहा, ना ये टर्मिनेट हो रहा, ये ऐसे नंबर है, ठीक है। रिपीट करने का मतलब कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा हो, जैसे 714 आया, फिर 714, 714, इस टाइप का। ऐसा नहीं ये नंबर फिर से आगे आएंगे, बट एक पैटर्न में नहीं होंगे। तो ऐसे जब पैटर्न में नंबर ना हो तो उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसे यहां भी रूट वाले सारे नंबर जो होते हैं, जैसे √144 नहीं होगा एक इरेशनल नंबर, क्यों? क्योंकि एक वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, बट √6, √5 क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाना कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती और ना उसकी वैल्यू रिपीट करती है, ना वो टर्मिनेट होते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसे नंबर इस फॉर्मेट में लिखा है तो वो इरेशनल तब कहलाएगा जब अगर उसकी वैल्यू ना रिपीट कर रही है, ना वो टर्मिनेट हो रही है, ना खत्म हो रही है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, क्या रहा है, फिर से इसका स्क्वायर करना है और एक जो नंबर आ रहा होगा वो क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो पहले इनका स्क्वायर करते हैं। तो ये है किसका स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, सॉरी प्रीवियस वाला आ गया मेरे पास यहाँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a - b का होल स्क्वायर जो आपका होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर अगर इसको करेंगे तो यहां से 2 मिलेगा, ये b है हमारा, इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे हम a मान रहे हैं, और इसे क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। तो अगर a इसकी जगह हम रखेंगे a की जगह तो वहां से 2 आएगा और ये 3 बनेगा, और ये माइनस का 2 इंटू, अभी बताया था कि रूट के अंदर दो वैल्यू है, √2 इंटू √3 क्या बन जाएंगे, 5 - 2√6। जहां ये √6 आ गया तो अब यहां हमें पता ही नहीं कि कौन सी वैल्यू आगे इसकी रहेगी। तो ये नंबर के तो जैसे ही रूट के अंदर वैल्यू आ गई, एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो सीधा हो जाता है, क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। क्या हो जाता है, एक इरेशनल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर कहां तक जाए, इंफिनिटी तक जाए। तो आप ये पॉइंट को नोट डाउन करते जाना है। क्या नोट डाउन करना है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, सारा कुछ डिस्कस होगा यहाँ, बिल्कुल बने रहना है। अगला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। √5 और √7 के बीच का हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मुझे सिर्फ ये कहा जाता है कि 5 और 7 के बीच का कोई नंबर हमें फाइंड आउट करना है और 4 ऑप्शन दिए होता तो मैं 5 लिखता और 7, तो मैं बोलता 6 है इसके बीच का नंबर, इसके बीच का नंबर 6 है। बट यहां क्या कर रहा है, √5 और √7, तो √5 और √7 की वैल्यू कितनी होती है, √5 आपका होता है 2.36 और √7 जो होता है वो होता है 2.64। मतलब वो जो वैल्यू होगी वो 2 और 2 से बड़ी ना 2 से छोटी, मतलब ये वैल्यू 236 और 264 जो कह रहे हैं उसके बीच का वैल्यू होना चाहिए, मतलब इसी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। इस रेंज में मतलब 2 से ना बड़ी हो सकती है ना छोटी हो सकती है। कौन सा 2 से बड़ी और छोटी नहीं, ये क्या बनाएगा, ये 2 से बड़ी वैल्यू है, ये भी 2 से बड़ी वैल्यू, ये 2 से छोटी वैल्यू, एक ही वैल्यू है जो 2 से छोटी वैल्यू है। और ये वैल्यू जो है ये है 2. अगर 20 को करें 2.40, तो ये वैल्यू 2.40 हो रही है, क्योंकि आप ऐसे नंबरों को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर आपको निकालना है, ठीक है। और इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच आपको क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। तो फिर से मैंने बोला कि रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वही इरेशनल होते हैं, तो वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो 3 और 5 के बीच में हो और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ना हो। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 और 5 के बीच का वैल्यू देगा, एक ही नंबर है
ये √17, ये किसके स्क्वायर के पास है, 4 के स्क्वायर के पास है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम यहां से कह सकते हैं, जैसा कि ये यहां से हम कह सकते हैं कि √17 जो है वो 16 के पास है, तो इसकी यही जो नंबर होगा ये हमारा क्या होगा, इनके बीच का इरेशनल नंबर होगा। बाकी ये क्या है, 3 से छोटा, ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, ये 1.732 होती है इसकी वैल्यू। ये 3 यहां से आप क्या ले सकते हैं, √9 को क्या लिख सकते हैं, 3√3। तो जब ये 3 की वैल्यू हमें पता है, 3 × 1.732 अगर करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ आ जाएगा, 3 से बड़ी वैल्यू आ जाएगा। हमें क्या लेना है, 5 और 3 के बीच का एक ऐसा नंबर लेना है, ठीक है। 3 का ये 4 के पास आपका चला जाएगा वैल्यू, इसलिए हम इसको भी नहीं ले सकते। कौन सा नंबर होगा, √17 जो 16 4 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 484, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर बी। पढ़ें आप सवाल को आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं दे रखी हैं, कैसे कंसेक्यूटिव, कैसे कंसेक्यूटिव मतलब लगातार संख्याएं जो इवन है, सम संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका सम कितना है, 484 है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। आपको समझ नहीं आएगा सर क्या अप्रोच लगा, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, आपने मैथ ना भी पढ़ा है कहीं से, पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, तो बस बने रहना, देखना, आपको मजा आएगा। जो चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट कराने वाला हूँ, उस पॉइंट्स को नोट करना, तुम नोट करके देखना आपको कितना इफेक्ट पड़ाएगा। कॉपी पेन निकाल लेना और लिखना जो बताने जा रहा हूँ। बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप जीडी का पेपर दो, यूपीएसआई का पेपर दो, एसएससी का पेपर दो, सीएचएसएल का पेपर दो, एमटीएस का पेपर दो, बिहार एसआई का पेपर दो, बिहार एसएससी का पेपर दो, यूपीएसआई का पेपर दो, कहीं भी ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी स्टेट का, DSSB का, सीटेट का, कहीं भी आप पेपर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या है इसका सोल्यूशन, देखो कोई भी नंबर अगर लगातार है, मान लो 1 2 3 4 5, ये कंसेक्यूटिव संख्या है। कंसेक्यूटिव संख्या मतलब 2 टर्म के बीच का गैप सेम होना चाहिए। 1 से 2 पर जाओगे एक ही का गैप है, 2 से 3 पर जाओगे एक ही का गैप है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। अगर ऐसे नंबर, ऐसी कोई भी श्रृंखला या कोई भी सीरीज दे रखी हो, कहीं से भी शुरू हो, मान लो 5 से मैं शुरू करूं, 5 6 7 8 9 ऐसी भी मैं शुरू करूं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना कि जो भी ऐसी सीरीज होती है, इनका जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म कौन सा है इनका, 3 है, 3 इनका एवरेज होगा। अब एवरेज क्या होगा, एवरेज वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब दिए गए डाटा का योग डिवाइडेड बाय डाटा की संख्या। सीधा भाषा में कि जो डाटा आपको दिया गया है उसका योग निकालें और उसकी डिवाइड बाय उनकी संख्या। अगर मैं ऐसे ही एवरेज बोल रहा हूँ 3 है, अब अगर मैं नॉर्मल तरीके से फॉर्मूले से सॉल्व करूं तो सबको जोड़कर मुझे इन 5 से डिवाइड देना होगा, क्योंकि टोटल डाटा कितना है, 5 है, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है। तो सबको जोड़ो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, टोटल 15 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, कितना एवरेज आ गया, 3 आ गया। तो ये हुआ फॉर्मूले से निकालना, और ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक, या जिसे आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर का ये। अगर मैं इस कंसेक्यूटिव नंबर का देखो, जो 1 से ये शुरू था, अगर ये बीच में कहीं 5 6 से शुरू हो जाए तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 7 होगा। अगर मैं यही इसका एवरेज होगा। अब मैं अगर फॉर्मूले से इसका एवरेज निकालना चाहूं तो 8 9 8 17, 17 और 7 आपका हो गया 24, 24 और 6 30 और 5 35, टोटल सम हो गया 35। संख्याएं कितनी है, 5 है, 5 से डिवाइड देंगे तो एवरेज कितना आएगा, 7, और ऐसे भी एवरेज 7 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं सवाल को कि हम जो मेथड है उसको हम यहाँ पे प्रूफ करके भी आपको दिखा रहे हैं कि एक फॉर्मूले से भी और उससे भी। इसको आप नोट्स बनाते जाना और लिखते जाना कि कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, लगातार संख्याएं जो होती है, उनका हमेशा मिडिल टर्म एवरेज होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग। वहां सवाल क्या है, इवन नंबर है और वो कंसेक्यूटिव, कितने इवन नंबर है, 4 कंसेक्यूटिव, और उनका एवरेज 484 है, सम 484 है। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा डिवाइडेड बाय सम, 484 सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। तो 4 से अगर आप इसे डिवाइड देंगे तो 1 2 1, एवरेज कितना आ जाएगा, 121। 121 एक ऐसा नंबर होगा उस 4 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो उनका एवरेज है, ठीक है। और जब अगर ये एवरेज है तो अब जानते हैं कि इससे पहले वाला इवन नंबर क्या होगा, इससे पहले वाला 122 होगा,
सॉरी 120 होगा, और इसके बाद वाला क्या होगा 122। अच्छा इससे पहले वाला क्या होगा 118, और इससे बाद वाला क्या होगा 124। क्या ये सारे इवन नंबर हैं और उनके बीच में एक उसका एवरेज नंबर 121 दिया हुआ है। अब हमें इसमें सबसे छोटी संख्या को क्या पता चल गई 118 है, वही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। समझ गया इस सवाल को? तो कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर दे रखा हो, एवरेज निकालना हो तो हमेशा याद रखना, और इसे तो बिल्कुल कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 टू 1000 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7? ऐसी कितनी संख्याएं हैं 200 से लेके 1000 के बीच जो 7 से डिविजिबल है? आपको वो संख्याओं का सम निकालना है। तो याद रखना हमेशा बच्चे कि जब भी ऐसा सवाल हो तो पहले 1 से निकाल लो। अगर मैं बोलूं कि 1 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है, तो आप 1 से 50 तक डिवाइड लोगे या आप 7 का पहाड़ा पढ़ लोगे। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौ 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 से 4, 7 दहियों 7 8 56, 7 9 63 और 7 दहियों 70। 70 तक जाएंगे तो 10 मिलेंगी, बट अगर मैं 50 तक बोलूं तो कितनी मिलेगी संख्या है 7। तो हम पता कैसे लगा रहे हैं? हम पता लगा रहे हैं नंबर को डिवाइड देकर। अगर मुझे कोई कह दे कि 1 से 50 तक इतनी संख्याएं मुझे बताओ जो 7 से डिविजिबल है, तो मैं क्या कहूंगा कि 1 से 50 तक जाना है और कितनी संख्याएं मुझे पता लगानी है, तो मैं क्या करूंगा 7 का टेबल लिख लूंगा। 7 एक कम 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, सीधा टेबल लिख लिया। लेकिन कम नंबर का था तभी तो, अगर बड़े नंबर का लिखना होता तो हम क्या करते? हम लोग करते सीधा 7 से 50 को डिवाइड दे दें। अगर डिवाइड देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा 49 टाइम में, एक रिमाइंडर बचा। मतलब ऐसे कितनी संख्या है 7 संख्या है, और टेबल भी लिखा था तब भी 7 संख्याएं आ रही थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां तक निकालना है उसका हम लोग क्या कर लेंगे, वहां 1 से लेके वहां तक की संख्याओं को डिवाइड दे देंगे। लेकिन पूछा तो 200 से है, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। पहले ये जान लेते कि अगर 1 से 1000 तक मुझे जाना होता, 1 से लेके 1000 तक जाना होता, मुझे 1000 तक जाना होता तो कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल होगी? तो मैं 7 से 1000 को डिवाइड दे देता हूं। मैं किससे दे रहा हूं? 7 से 1000 को डिवाइड दे रहा हूं। ठीक है, अगर 1000 को मैं 7 से डिवाइड दूंगा, 7 से 1000 को डिवाइड दूंगा मैं, तो देखो क्या होगा, 14 सते 98 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 2 और ये 0, 7 दूनी 14। 142 संख्याएं ऐसी हैं, 142 नंबर ऐसे मिलेंगे हमें जो 7 से कट रहे होंगे। 142 संख्याएं ऐसी मिलेंगी हमें 1 से 100 तक के बीच में जो क्या है 7 से कट रही होंगी। बट उन्होंने पूछा 200 से, तो मान लो यहां से यहां तक 200 संख्याएं हैं। तो अगर मैं यहां तक की संख्याएं निकाल लूं कि 1 से 200 तक जाने में कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, और उनको अगर मैं पूरे में से माइनस कर दूं तो यहां तक जो संख्या है उनकी संख्या में पता चल जाएगी। मतलब जो हमें आंसर चाहिए वो पता चल जाएगा। तो 200 तक की संख्याएं अगर मुझे निकालनी है तो 1 से, तो 7 से डिवाइड देंगे तो 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 बचा सिर्फ। तो 28 ऐसी संख्याएं हैं यहाँ जो किससे डिविजिबल है, जो 7 से डिविजिबल है। तो टोटल यहां से लेकर 142 है और यहां तक 28 है। तो अगर मुझे इस पार्ट का निकालना है तो 142 में से 28 माइनस करूंगा मैं, 142 में से 28 अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां से आ जाएगा 114। टोटल 114 ऐसी संख्याएं होंगी जो ऑप्शन नंबर सी हमें बता रहा है कि वो 7 से डिविजिबल होंगी। कहां से? 200 से। हो सकता है फ्यूचर में आपसे 300 से पूछ ले, 500 से पूछ ले, तो पहले आप 1 से निकालना, फिर उसके बाद निकालना, क्योंकि धीरे धीरे ही लर्निंग प्रोसेस से आप मैथ को सीखोगे। एक बार में आप बिल्कुल नहीं सीखोगे, घबराना बिल्कुल नहीं। सवाल लगाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी चैनल के नीचे मिल जाएगा आपको, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, अच्छा देखो, बड़े सवाल देख के डरना नहीं। बहुत बच्चा डर जाता है कि अरे सर ये तो होगा ही नहीं, ये ऐसे कैसे। बिल्कुल नहीं, पेपर में इनको पहले अटेम्प्ट तो करना नहीं है, ठीक है, लेकिन जब घर बैठे हो तो बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। और जब टेस्ट दे रहे हो तो बिल्कुल इसको शुरुआत में छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि आदत बनानी है आपको, आपको एक आदत डेवलप करना है कि हम मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब ये आदत आपको डेवलप हो जाएगी तो आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस सवाल को देखते हैं कि इस सवाल में क्या कह रहा है और निकालना क्या है। एक भिन्न है अपने हर अंश
अब अंश उसका अपने हर से 5 कम है, ठीक है। अगर अंश अपने हर से 5 कम है, आगे क्या बोल रहा है पढ़ते हैं, ठीक है। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कर दीजिए। एक तरीका बता रहा हूं, लिख लेना हमेशा कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए भिन्न वाला, तो हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करना, कि जो अगर मान लो कोई एक ऑप्शन पिक करना जो अच्छा लग रहा है आपको, और अगर ज्यादा ऊपर लैंग्वेज लिखी हुई है उसको सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करना, जो ऊपर बातें कही गई, कोई एक भिन्न है, मूल भिन्न है, उसमें 2 जोड़ा गया, 2 घटाया गया, फिर ऐसा रिजल्ट हुआ, वैसा रिजल्ट हुआ, अगर वो सारे कंडीशन को फिल कर लेगा तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वरना एक्स वाई मान के करने में बहुत टाइम लग सकता है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का 5 लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो पहले मैं वो ऑप्शन चेक करूंगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप 5 का होना चाहिए। इसमें कितने का गैप है? 2 का, नहीं है हमारा। इसमें भी 2 का नहीं है, इसमें भी 2 का नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया। आगे पढ़ना भी नहीं था, एक ही लाइन पढ़ा और आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे होता है अटेम्प्ट करना पेपर को। डर जाते हो तुम लोग पेपर देख के कि अरे इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा है, अरे डर क्यों रहे हो, करना है कि नहीं, सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। जब अपना इतिहास बदलना होता है ना, तो आपको बहुत कुछ मतलब अंदर से पावर होना चाहिए, बिल्कुल सवाल से डरना नहीं है। आप डर जाते हैं, यही सब तो नहीं करना है आपको। आगे चलते हैं, आगे आप क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इफ 1216 माइनस 32d इक्वल्स टू ट्रिपल डी इज डिविजिबल बाय। मतलब यहाँ डी की जो वैल्यू रखेंगे, जो भी आप माइनस करने पे जो रिजल्ट होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जहां नंबर के साथ वेरिएबल दिखते हैं बच्चे डर जाते हैं, डरना ही तो नहीं है आपको। क्या कहा जा रहा है कि 1216 माइनस 32d इक्वल्स टू ट्रिपल डी, तो डिविजिबल बाई 8। अच्छा, 8 से डिविजिबिलिटी रूल पहले क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर d की जगह मान लो ये 2, 6, 6 या 4 कोई भी रहेगा तो 3 बार आएगा। तो अगर मैं 2 को चेक करूं, 3 बार 2 होता तो 8 से डिविजिबल हो पाएगा? ये नहीं डिविजिबल है, देख लो। 6 3 बार 6 लिख लो, क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं। एक 4 बार 3 बार 4 भी लिख लो, 8 से डिविजिबल है? 40 44 नहीं, ये भी 8 तो डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर 2 ऑप्शन मैच करता तो फिर हमें वहां वैल्यू रख के चेक करना पड़ता कि क्या सही आ रहा है, बट एक ही ऑप्शन में हमें मिल गया कि 8 ही वो नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई होने पर खुद से डिविजिबल हो जाता है, 3 बार लिखने पर खुद से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो सवाल देखो देख के डर जाते हो, बट डरना ही तो नहीं है आपको। फिर कहा जा रहा है, देखो इस सवाल को लगाओ, पढ़ो और लगाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है सवाल, खुद से पहले एक अटेम्प्ट लगाओ, मैं तो टाइम तुम्हें दे रहा हूं, या वीडियो पॉज करके लगाओ। अच्छा, जो सवाल आपको आसान लग रहे हैं उनको बढ़ा के स्पीड पर देख लो अगर आपको लग रहा है, ठीक है। जिनको स्पीड अगर लग रही है कि मेरी तेज है तो स्लो करके देख लेना वीडियो, ठीक है। ये तो आपके हाथ में। लेकिन इस बार क्या है, रेलवे की नौकरी पक्की करनी है, जीडी की एक नौकरी पक्की करनी है आपको, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। क्या रहा, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 7429 है और पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 4199 है। तो अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उसी में से कोई एक बड़ी संख्या अभाज्य संख्या जो होगी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। चलते हैं सवाल पे। तो कैसे अटेम्प्ट किया जाए सर, कैसे पता लगेगा कि वो संख्या हम पता कैसे लगाएंगे? तो ऑप्शन से ही उठा लेते हैं ना, कि ऑप्शन में मान लेते कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है? 37 है। तो अगर 37 सबसे बड़ी संख्या है तो इससे छोटी और कौन संख्या होंगे? 31 जो प्राइम नंबर होगा, फिर 29 और फिर क्या होगा? 23। एक सेट तो ये 4 नंबरों का बनेगा। दूसरा यहां जहां एंड कर रहा उसको ले लेते हैं। अगर 23 सबसे बड़ी है तो उससे छोटी कौन होगी? 19, फिर 17 और फिर 13। ये 4 संख्याएं होंगी। अब हम चेक करते हैं। आपको लग रहा हो मैं सबको मल्टीप्लाई करने वाला, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा लंबा प्रोसेस, बिल्कुल नहीं करने वाला। 1 सेकंड में आंसर आपके सामने होगा, बस जुड़े रहना, देखना क्या कर रहे हैं। जो बात कहा अब उसको फॉलो करा। कहा द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 7429, ठीक है। लास्ट में इसके क्या है? 9 है यूनिट प्लेस पे। तो जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसका लास्ट नंबर यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए। अगर सबसे बड़ी संख्या ये है तो लास्ट के 3 का प्रोडक्ट चेक करो, 7 और 9 7 63, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 3। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। अगला चेक कर लो कि अगर मान लो 31 तो ऑप्शन में ही नहीं है, बड़ी संख्या में लेनी थी, ठीक है, और 29 है, तो 29 से पहले हम तीन संख्या चेक करने से पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ये 23 अगर बड़ी संख्या है तो 9 तिया 27 और 7 7 49, लास्ट तीन का प्रोडक्ट कितना आ रहा यूनिट प्लेस पे, क्या आ रहा 9 आ रहा। अब देख लेते इस वाले कंडीशन को कि फर्स्ट थ्री का भी यूनिट प्लेस पे 4199 आना चाहिए, लास्ट थ्री का भी, तो यहाँ 17 हमने लिखा है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट 9 7 63 और 3 3 9, यहां से 9 आ रहा, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है 23 है। अगर और कोई नंबर लेंगे हम 29 को या चेक करेंगे आप, तो वो आपका नहीं बन रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, जी सॉरी 19 आ जाएगा, 23 के बाद क्या आएगा आपका 19 आ जाएगा, और 19 आने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, देखो 3 का प्रोडक्ट 9 तिया 27 और 9 7 63, 3 आ रहा, तो कहां से आएगा, मुझे तो 9 चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लिखना है ये 4 नंबर और ऑप्शन से ही सवाल को सॉल्व करना है, ना कि आपको ये। तो मैंने क्या इसमें कोई एक्स वाई जेड माना, कोई प्राइम नंबर का ऐसा नहीं, ऑप्शन को पिक किया कि सबसे बड़ा नंबर अगर ये है तो इससे छोटी 4 संख्याएं ये होंगी। अगर 23 प्रिंट कर रहा तो मैंने वाला 23 अगर सबसे बड़ी तो उससे 4 छोटी संख्याएं ये होगी। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन है, या फिर आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो कि आप सबको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, यूनिट प्लेस से ही आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो रेलवे के लिए जैसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछे जाते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो कह रहा हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर और इवन, इसके कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो इवन होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सारे जितने पढ़ने होते हैं ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आज हम निकालना सीखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है कि कोई भी नंबर अगर प्राइम फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है तो ये ऑलरेडी प्राइम फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर मुझे निकालना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो मैं क्या करता, प्राइम नंबर के पावर को 1 बढ़ा देता, तो 7 और 1 क्या होता 8, इसके पावर को बढ़ाता तो क्या होता 4, इसके पावर को बढ़ाता तो 5, और इस पे पावर अगर 1 है तो 1 बढ़ाता तो कितना होता, सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपको 10 और ये बन जाएगा 32, तो टोटल कितना आ जाएगा 320। 320 वो फैक्टर्स है जिसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी है और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी है, ठीक है। अगर मैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें से माइनस कर दूं तो हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, ऑड इसमें कौन कौन है, एक ये और ये, 3 की पावर को 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा 4, इसकी पावर को 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा 5, और इसकी ऑड वाले को पावर बढ़ाएंगे कितना आएगा 2, सबको मल्टीप्लाई 20 चौको 80, कितने टोटल 80। अगर 320 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जिसमें ऑड प्लस इवन है, ऑड प्लस इवन है और 1 भी शामिल है, ठीक है, तो हम ऑड प्लस इवन नहीं लिख रहे, टोटल फैक्टर ये है और 80 ये है, तो 80 अगर मैं माइनस कर दूंगा 320 में से तो मुझे इवन नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। तो 320 में से अगर 80 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा वो 0, 12 में से 8 गया 4 और ये बन जाएगा 2, 240। 240 किसी ऑप्शन में क्या माइनस मल्टीप्लाई में गलती किया, 5 को 20 दूनी 40, 80 नहीं 40 है ये, सॉरी ये 40 है। तो अगर 40 माइनस करेंगे 320 में से, टोटल नंबर कितने हैं 320, 320 में से अगर मैं 40 माइनस करूं तो हमारा कितना आ जाएगा 280, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर 320 आ गया है तो हमें पता है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर से, ठीक है। तो यहां देखो ये 320 ये हो ही नहीं सकता, ये तो एग्जैक्ट इसी के बराबर है, और जो भी होगा वैल्यू इसके आसपास वाला होगा। तो ये और ये, तो देखिए ये किसके वैल्यू दे रखी है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की वैल्यू दे रखी है। तो इस ऑप्शन से भी थोड़ा सा मुश्किल तो था, ऐसा नहीं थी कि ऑप्शन से ही कर लेते, बट कोई नहीं, और हमें तो दोनों तरीका आना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करो, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करूं कि जितनी संख्याएं उसको ब्रेक किया आपने प्राइम फैक्टर में, सबके पावर को 1 बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल गया, अब आपको ऑड या इवन निकालना है। तो ऑड और इवन निकालने के लिए क्या करो, ऑड वाले को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते आपस में चले जाओ, सारे को आपस में मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आ गया हमारा
40। ये क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, माइनस किया तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x which make an 136 upon x minus 4 as an integer। पहले इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक को या पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब यहां से x की वैल्यू आपको उठानी है, वहां पुट करना है, और उसमें से लोवेस्ट वैल्यू आपको पूछा है कि सबसे छोटी वैल्यू निकालो जो उसको पूर्ण संख्या बना दे। तो अगर 136 में पहले निगेटिव वाले को ही उठा लेते हैं, अगर मैं माइनस सबसे छोटी वैल्यू ये है तो -268 माइनस 4 करूं तो ये बन जाएगा 136 अपॉन माइनस का 272, और ये कट के आपको 1/2 दे रहा माइनस का। क्या ये पूर्ण संख्या, बिल्कुल नहीं है। क्या ये पूर्ण संख्या, बिल्कुल नहीं होता। पूर्ण संख्या का होता है कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आते हैं। दूसरी चीज देखते हैं कि एक और छोटी वैल्यू ये देख लेते हैं पहले, 136 माइनस 132 माइनस 4 डेट इज 136 अपॉन माइनस का 136 कैंसिल होके क्या बनेगा, -1। -1 एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि हम इसे बोल सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के अंदर दोनों आते हैं, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास निगेटिव इंटीजर है, लेकिन वो ऐसा कुछ बताया नहीं कि पॉजिटिव उसको चाहिए, उसको तो लोएस्ट वैल्यू चाहिए। तो लोएस्ट वैल्यू कौन होगी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा ये आसान सवाल है, आप लगाओ खुद से, आपको पता चल रहा होगा कि एक लाइन का लिखा हुआ सवाल आपसे नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है आपसे एक लाइन का लिखा हुआ सवाल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो आप पेपर में कर लोगे ऐसे से, जिसमें नंबर सिस्टम के बेसिक्स पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तभी आप कर पाओगे। और इनको नोट्स बनाते चलना है आपको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, एक एक चीज एक एक पॉइंट का नोट्स बनाते चलना है आपको, क्योंकि पूरा सेशन अभी अगला जो है एलसीएम और एचसीएफ लेकर आऊंगा, जिसमें पूरा कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। और देखना जिसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको। यहाँ कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ ऑप्शन के थ्रू, और थोड़ा नंबर को यूज करके हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जो नए हैं, जो नई पहली बार मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत आसान है ये। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट whose sum is 18 and the middle digit is equal to the sum of the other two. If the number is increased by 297 when its digits are reversed, then what is the number? एक 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की एक संख्या है, उनका योग क्या है, 18 है। ठीक है, कहा जा रहा है मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। जो बीच की संख्या है 3 अंकों में, वो बीच की संख्या पहली और आखिरी को अगर सम करेंगे तो उसके बराबर है। ठीक है, कह रहा है यदि संख्या के अंकों को रिवर्स कर देंगे तो जो नई संख्या है, जो नई संख्या प्राप्त होगी वो 297 बढ़ जाएगी पुरानी वाली संख्या से। तो पूछ रहा है कि वो संख्या है क्या। कितना आसान सवाल है। पहले ये देखो कि किन किन संख्याओं में पहली 2 संख्याओं को मिलाने के बाद मिडिल का सम मिल रहा है। यहाँ देखो 2 संख्याएं 3 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 9। 5 और 5 को जोड़ेंगे 10, तो ये तो होने से रहा। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, और बीच में है 8, तो होने से रहा। तो 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, इन्हीं दोनों में से कोई हमारा एक आंसर है। अब कह रहा है कि अगर मैं एक को उठा लेता हूं 396, अगर 396 हमारी संख्या है तो 396 को अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या आ गया, 693 आ जाएगा। क्या इनका डिफरेंस 297 है, देखता हूं। 13 में से 6 जाएगा 7, ये बच गया 8, 18 में से 9 जाएगा 9, और ये बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा 2। यही वो संख्या है जिसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये 297 का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इनके सम अब उसी मतलब यूनिट प्लेस और 100 प्लेस के पे जो संख्या है उनका सम क्या है, मिडिल टर्म के बराबर है, मतलब 6 और 3 9 भी बना रहा है। ठीक है, बट ये संख्या हमारा आंसर नहीं है, आप उसको चेक कर लेना। मैंने तो एक चेक करके बता दिया। क्या कोई फॉर्मूला लगाया, क्या कुछ ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। नंबर सिस्टम में तो फॉर्मूला लगता ही नहीं है। अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत रेयर होता है किसी में थोड़ा बहुत फॉर्मूले का सहारा लेना। बाकी क्या होता है, ऑप्शन से सवालों को लगाना। ऑब्जेक्टिव पेपर आपको प्रूफ थोड़ी ना करना कि आपको मैथ्स बहुत आती है, आपको बस ये दिखाना है कि 4 ऑप्शन में से मुझे सही टिक करना आता है, सही पिक करना आता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ इतना आर डिविजिबल बाय 50 बट नॉट बाय 100? लगाओ इस सवाल को, तैयारी कर रहे हो आप एनटीपीसी की।
रेलवे की, जीडी की या और स्टेट एग्जाम्स की, लगाओ नंबर सिस्टम का बहुत आसान सवाल है, आपको लग रहा होगा कि आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो लगाने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। एक संख्या है, अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक संख्या बन जाएगी, और फिर उसके बाद हमें अगर चेक करना होगा 50 से कितनी और 100 से, तो हम लोग उतना करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी सॉल्व नहीं करेंगे, इनको एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखने वाले, यहीं से हम चेक करेंगे बार बार। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं यही संख्या है, ठीक है। अब मुझे 50 का मल्टीपल बनाना है ना कि 100 का, तो अगर 50 का मल्टीपल बनाना है तो मुझे 25 चाहिए और 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 2 कितना हो गया 2, और 1 2 बाहर हो गया, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर डिविजिबल ऑफ, ठीक है, इनके कौन कौन से फैक्टर हमें निकालने हैं, तो सबको एक साथ लेना जरूरी नहीं है, इनके जुगाड़ से हमें फैक्टर बनाना है। तो एक बार तो हमने 50 ले लिया, ठीक है, अब इनके साथ यहाँ प्लेस वैल्यू जो है इनकी बदलती रहेगी, ठीक है। पहली बार कौन आएगा 7 आएगा, ठीक है, फिर 25 इंटू 7 होगा, 25 इंटू 2 होगा, फिर कौन आएगा, फिर आएगा आपका 3, फिर 25 इंटू 2, क्योंकि 50 से डिविजिबल मुझे चाहिए, ठीक है, 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, सॉरी 25 इंटू 2 होगा, 25 इंटू 2। अब हम एक बार 2 को और लेंगे साथ में, किसके साथ लेंगे, 7 ले लिया, 3 ले लिया, अब मुझे पेयरिंग करना है, ठीक है, कि कितने इसकी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, तो 2 हो गया, ये 25 तो हमेशा चलेगा तभी तो डिविजिबल बनेगा। अब 7 को मैंने एक बार पिक किया, एक बार 3 को पिक किया, ठीक है, अब मैं एक बार और किसको पिक करूंगा, 3 है, 25 है, तो 7 या 21, 21 एक बार पिक हो जाएगा, ठीक है, फिर 25 इंटू 2, अब और किसको पिक कर सकते हैं, अगर 3 दूनी 6 लेता हूं मैं, ठीक है, तो 6 यहां आएगा, तो 25 दूनी 50, 25 छक 150, हाँ तो 6 ले सकता हूं, 150 क्या है 100 से डिविजिबल नहीं है, 50 से तो डिविजिबल है, देखो बाकी सब डिविजिबल है, बट ये तो इससे ज्यादा और हमारी वैल्यूज नहीं बन सकती है, ठीक है। तो एक नंबर दे रखा था और उसकी प्लेस वैल्यू पे पूछ रहा था कि 50 से बट 100 से नहीं, तो मैंने क्या किया कि पहले 50 मैंने निकाल लिया, 50 का फैक्टर वहां से निकाल लिया, अब एक एक का पेयरिंग उठा उठा के एक प्लेस पे रखते चले गए कि कितने फैक्टर हम उससे बना सकते हैं, 4 ही फैक्टर हम बना सकते हैं। कितना बढ़िया सवाल है, जिसमें आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा कि इस सवाल को कैसे लगाएं हम। हो सकता है एग्जाम में आप ऐसे सवाल को गलती कर दें, बट हमेशा ध्यान से पढ़ना है सवाल को, जब आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तभी आप सवाल लगा भी पाएंगे, वरना आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कर रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 टू 14। 5 से 14 तक आपको जाना है क्यूब करते हुए संख्याओं का, और आपको उसका सम बताना है। मतलब नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि अब 5 से जब शुरू हो गया वो नेचुरल नंबर, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 9 10 11 12 कहां तक 14 तक। तो क्या हम ऐसा करेंगे, नहीं, हम वही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले के बिना आप नहीं कर सकते, जो नंबर सिस्टम में फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे एक क्यूब नेचुरल नंबर के सम का अगर फॉर्मूला मुझे लिखना होता है क्यूब वाले टर्म में, कि अगर मुझे एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n तक जाना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे बोल रहा हूं 5 से जाना है, कहां से 5 से, तो पहले मैं 1 से 14 तक चला जाता हूं, तो 1 से 14 तक चला जाऊंगा, तो 1 से 14 तक जाता हूं, फिर 1 से 5 तक आ जाऊंगा और उसको माइनस कर दूंगा, तो मुझे आगे वाला टर्म का मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं 1 से 14 तक जा रहा हूं, 1 से 14 तक जा रहा हूं, तो कितना n की वैल्यू कितनी है 14, 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल स्क्वायर, 2 से ये 7 बार में कितना आ गया 105 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे अगर 1 से 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 14 के क्यूब तक जाना था, तो मैंने यहां से यहां तक जो है उसका सम 105 का स्क्वायर निकाल लिया। अगर मैं 1 से 4 तक का निकाल लूं और पूरे में से माइनस कर दूं, तो 5 का क्यूब और 14 का क्यूब की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर मैं 1 से 4 तक जाना चाह रहा हूं, तो n की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर में होल स्क्वायर,
तो ये कितना बन गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 1 से 5 तक, 1 से 4 तक संख्याओं को अगर क्यूब करते जाएंगे तो आपको सम कितना मिलेगा उनका, 100 मिलेगा। ठीक है, और ये 105 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, 10 का स्क्वायर ही रहने देता हूं, 10 का स्क्वायर ही रहने देता हूं, 10 का स्क्वायर। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना, तो 105 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर मैं इनका करूंगा तो 105 प्लस 10 कितना होगा, 115। 105 माइनस 10 कितना होगा, 95। 115 को अगर 95 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा, 115 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। 115 को अगर 95 से मल्टीप्लाई करना है आपको 95 से, करने के कई तरीके होते हैं, बट यहाँ 25 कैरी 2, 55 और 2 57, 9 25 45 कैरी 4 99, 99 और 4 103। अगर करेंगे तो 5 7 5 12 कैरी 1 5 3 8 1 9 0 10925, 10925 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन सवालों में कैसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और हमने सॉल्व कर लिया। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मिडिल टर्म से दिया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में स्क्वायर का पूछ ले तो उसका फॉर्मूला याद रखना है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू हुई हुई संख्या, ठीक है। यहां वही सवाल पूछा गया 5 से 14 तक का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या करा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ए बी सी डी। एक इक्वेशन लिखा गया अलजेब्रिक इक्वेशन और उसकी वैल्यू 1 है, तो कह रहा है क्या कि अगर ए बी सी डी को मिलाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखो मैं जो चीजें बता रहा हूं इसमें याद रखना, अभी 1 पूछा है और 4 वेरिएबल दिए हैं ए बी सी डी, अगली बार हो सकता है 3 पूछे, दोनों का बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा याद रखना कि जितनी संख्याएं, सॉरी ये सवाल था, जितनी संख्याएं हैं कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है और उसकी वैल्यू 1 है। तो अगर हमें पता होता है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू ऐसी क्या ले लें जो सबको स्क्वायर करके जोड़े तो 1 बन जाए, ठीक है, सबको स्क्वायर करके जोड़े तो 1 बन जाए। ये कब पॉसिबल है देखा जाए तो आपको याद रखना है कि ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 सॉरी 1/4 होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 1 बन रहा है। कब, सबका एलसीएम क्या आएगा 4, सबको जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4/4 कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ए की वैल्यू 1/4, बी की भी वैल्यू 1/4, सी की भी वैल्यू 1/4 और डी की भी वैल्यू 1/4। कब हो रहा है, जब ये स्क्वायर होने पे, मतलब क्या है कि ये 1/2 है, एबीसीडी है क्या, ए की वैल्यू है 1/2, अब उसका स्क्वायर ही तो कर रहे हैं हम लोग, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1/4 देगा आपको और ये भी 1/4 देगा। तो ए और बी की, ए की वैल्यू क्या है 1/2, अब ये पूछा एबीसीडी, तो एबीसीडी ए की वैल्यू आपकी 1/2 है, बी की वैल्यू भी 1/2 है, सी की वैल्यू भी 1/2 है और डी की वैल्यू भी क्या है 1/2 है। क्यों, क्योंकि 1/2 का अगर स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो 1 के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये हमारी वैल्यू को सेटिस्फाइड करा रहा है। तो ए बी सी डी पूछा आपसे, ए बी सी डी, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 ऑप्शन नंबर ए। लग सकता है टफ, लेकिन हो सकता है अगली बार 3 के बारे में पूछ ले, ए बी सी डी, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 के बारे में जब पूछेगा तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कर लेना और इसकी वैल्यू 1 रखी हुई है और आपको पूछ देगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 1,
और नीचे कोई भी एक इक्वेशन पूछ सकता है या किसी की वैल्यू पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या होगा, तो आपको क्या लेना है, ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/3, 1/3 और सबका स्क्वायर करते जाओगे तो 1/9 1/9 1/9 आ जाएगा। 7 2 29 1 अपॉन में 1/729 आपका आंसर आ जाएगा। जब ऐसे पूछ ले सकता है 3 टर्म के बारे में, जितनी के बारे में पूछ रहा उतने ही में ब्रेक कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ क्या पूछ रहा था, 3 टर्म है तो 1/3 कर दिया, 4 टर्म था तो 1/4, अगर 5 होता तो 1/5 1/5। पैटर्न को पकड़ के चलना है, पैटर्न पकड़ के चलोगे सवाल होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा वैरायटी एससीसी में भी पूछा गया है, वहां 3 का पूछा गया था, यहाँ 4 का पूछ लिया है रेलवे में, ठीक है। जीडी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ना समझना कि आपके पेपर में नहीं आएगा, जो मैथ है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का रेलवे एसएससी का, ठीक है, जो कि हर एग्जाम में आता रहता है। अगला सवाल देखें, कहा जा रहा है कि एक जनरल ने अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्ग के रूप में पंक्तियों के स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। यदि उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उन्हें पाया कि कुछ सैनिक छूट गए तो कितने सैनिक बचे। ये सवाल कितना पूछता है हर एग्जाम में, जैसे कि लग रहा पूछता ही रहता है। कह रहा क्या कि सैनिकों की संख्या कितनी है, 40,125 है। अब वो इतने नंबर ऑफ रो बनाना चाह रहा है ना कि वो परफेक्ट सब में एक स्क्वायर के फॉर्म में संख्या हो। मतलब कि मान लो कि उसके पास 30 सैनिक होते, 30 सैनिक होते हैं, या मान लो 100 सैनिक होते, कितने होते, 100 सैनिक होते, तो 100 सैनिक होते तो हर एक पंक्ति में वो 25 रखना चाह रहा है, 25 25, तो 100 के 100 की कितनी 4 पंक्तियां बनती कि नहीं बनती। और हर किसी में जो पंक्तियों में संख्या वो क्या है, स्क्वायर नंबर ऑफ है, स्क्वायर है कि नहीं। तो वैसे ही मान लो कि 110 होता, अगर संख्या 110 होती तो 25 25 तो सब में आ जाता, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर है, लेकिन 10 एक्स्ट्रा बच जाता, 100 तक तो ये 4 साइकिल लेके जाता है, 1 2 3 4, बट 10 एक्स्ट्रा बच जाता। तो वही कह रहा है कि 40,125 है, हमें परफेक्ट नंबर में हर एक रो में कितने सैनिक रखने पड़ेंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर की संख्या में दे दे, ठीक है। मतलब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे और उनके आपस में मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बन रहा हो, ठीक है। ये पहले किसके स्क्वायर के है बराबर है। यहाँ पे अगर मैं देखा जाऊं तो 4 0 0 0 सबको 0 ले रहा हूं, 40,000 लिख लिया। 40,000 किसका स्क्वायर है, 200 का, तो 200 का स्क्वायर 40,000 है, तो बच जाएगा कौन, 125 एक्स्ट्रा बच जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा कि सैनिक जो बच गए उनकी संख्या कितनी थी। अगर उनमें से मैं 125 निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूरे के पूरे 40,000 जो किसका स्क्वायर है, 200 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जो आपको कह रहा आंसर में वही आपको मिल गया यहाँ से। तो जब भी ऐसा सवाल आता तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ रहा होता कि इन नंबरों को एक परफेक्ट स्क्वायर बना दो। 40,000 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर है, ठीक है, समझ गए। तो परफेक्ट स्क्वायर जो सवाल आपसे कह रहा था वो हो गया। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर एंड एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़ो जब आपको इन चीजों के बारे में रेशनल नंबर, इंटीजर और जो भी आपसे दिया गया, और क्या दिया, इंटीजर दिया गया, रेशनल नंबर दिया गया, ये यही दो चीजों को पूछा गया, ठीक है, और होल नंबर के बारे में पूछा गया। तो जब आपको पता होगा तभी तो सवाल लगाओगे। आप आंसर करो खुद से या कमेंट में इसका आंसर बताओ कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल को अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी होल नंबर इन इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, पॉसिबल ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो है उसका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल पॉसिबल है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर हो सकता है, बट एवरी रेशनल नंबर कैन बी इंटीजर नहीं, ऐसा नहीं है कि एवरी रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर हो। इंटीजर क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, और रेशनल नंबर के अंदर क्या है कि रेशनल नंबर जो होता है वो कभी कभी जो मैंने बोला कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला जो आपको कंसेप्ट बताया था उस पे काम करता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन जो है बी हो आपका सही हो जाएगा कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल। ये पॉइंट भी नोट कर लो कॉपी में, हो सकता है आने वाले सवाल में पूछे, आने वाले एग्जामों में आपसे पूछ ले, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी
बी ए इंटू बी थ्री बराबर 5 7 ए। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहां से वैल्यू पुट करनी है और जो उसको सेटिस्फाइड करा दे वही आंसर होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं कि अगर बी और ए की वैल्यू 2 लूं तो यहां अगर मैं बी और ए की वैल्यू यहां से 2 लूं तो देखो क्या होगा। अगर मैं यहां से बी की वैल्यू 2 और ये हो गया 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 23, तो 5 7 ए की वैल्यू कितनी है 575 आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा। देखो 23 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 575 ही आता है। 2 बार में ये क्या बनाएगा 20 बार में क्या होगा 500 और 3 75 575 ऑफ पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, पढ़ें इसको और आंसर करने की कोशिश करें। पढ़े और आंसर करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, जब संख्या x को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है, वहीं दूसरी संख्या y को जब 7 से विभाजित किया तो शेषफल 2 बचता है। तो x प्लस y को जब 7 से विभाजित किया जाएगा, जब भी ऐसा सवाल आए कि एक ही कोई संख्या, पहले कौन सी संख्या है, कोई संख्या x है, उसको जब आप 7 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। फिर कह रहा है कि कोई y संख्या है, जब उसको 7 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। कहा है x प्लस y को जब आप 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आपको कुछ नहीं, इन दोनों को ही जोड़ देना होता है और जोड़ कर डिवाइड देंगे रिमाइंडर को ही, तो कितना होगा 3/7, रिमाइंडर 3 ही आएगा। बट आप कहोगे कैसे, चेक कर लेते हैं कैसे। मान लो कि वो संख्या x की जगह मान लेते वो संख्या 8 थी और y की जगह वो संख्या मान लो कितनी थी 9। तो अगर x की जगह अगर मैं 8 ले रहा हूं तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, यहां से 17 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ रहा है यहाँ से भी। इनके रिमाइंडर को भी जोड़ के डिवाइड देते हैं तो यही होता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि कोई एक ही से डिवाइड किया जा रहा बार बार और रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं, तो जितनी बार भी रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर को जोड़कर एक बार फाइनल डिवाइड दे दो। जैसे इसमें कहा ना कि एक बार x को डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 1, y को डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 2। जब x और y को जोड़कर डिवाइड देते हैं 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको x y को नहीं जोड़ना, उनके रिमाइंडर को जोड़ना है और उनको जोड़ के अगर 7 से डिवाइड दिया तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही फाइनल आंसर आएगा। यहाँ एक इनके रिमाइंडर को जोड़ा तो 3 आ रहा, 3 क्या अगर छोटा ही है 7 से तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 3 ही रह गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए था हमारा, ये सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इन द गिवन सीरीज। एक सीरीज आपको दी गई है और उसमें पूछा जा रहा है कि पहली 20 ऐसी जो सीरीज जाती जाएगी तो पहले जो ऐसे 20 टर्म मिल रहे होंगे उन टर्म का सम क्या होगा। ठीक है, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 इंटू 8, फिर 8 इंटू 9, इस तरीके से चल रहा होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो एक फॉर्मूला लिखा देना हो, हमेशा याद रखना और उसी को यूज कर लेना। ठीक है, ऐसा सवाल कई बार आएगा, आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, जब भी पहले ये सीरीज में 20वां टर्म, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20वां टर्म होगा क्या। ठीक है, तो अगर पहला टर्म 5 है, पहला टर्म 5 है तो ये सीरीज कैसे चल रही होगी, आगे मैं बता रहा हूं। पहला टर्म अगर 5 है, फिर आगे आएगा 8 इंटू 9, फिर आगे आएगा 9 इंटू 10। ठीक है, और ऐसे 20 टर्म तक हम लोग जाएंगे, बट ऐसे निकालते नहीं है। पहला टर्म आपका कितना है 5 है, डिफरेंस कितना है पहला और सेकंड टर्म में, 5 से 6 पे गए, फिर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। पहले टर्म, सिर्फ पहले टर्म पे फोकस कर रहा हूं, तो पहला इसका पहला टर्म और दूसरे टर्म का पहला टर्म जो है यहाँ का, बीच का गैप कितना 1 है, तो आपका D1 होगा। एपी की सीरीज से बनेगा और टोटल 20 टर्म लेना है तो T20 बराबर आपको निकालना है आपको, तो उसका फॉर्मूला होगा T20 बराबर A प्लस 19D। ये जितना है उससे एक कम, 20वां टर्म निकालना है तो यहाँ एक कम D लिखना है आपको। तो A की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है और D की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहां से जो 20वां टर्म आ गया 19 प्लस 5 कितना आ गया 24 आ गया। जो 20वां टर्म होगा वो होगा आपका 1/24 इंटू 25, क्योंकि एक आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 20वां टर्म क्या होगा 24 हो जाएगा। और ऐसे टर्म का सम करने का फॉर्मूला होता है 1/गैप। गैप का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म के बीच का गैप इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो गैप कितना है 5 और 6 के बीच 1 का गैप है, तो 1/1 हो गया।
फर्स्ट टर्म कितना है आपका 5 है और लास्ट टर्म कितना है 25 है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये यहां से आपको 25 आएगा और ये यहां से 5 माइनस 1 4/25। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सही? कौन सा ऑप्शन में 4/25? अच्छा फ्रैक्शन में वैल्यू है तो 4/25 को अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर तो 16 बन जाएगा और नीचे हो जाएगा 100। तो ये 100 हो जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं 0.16। 0.16 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। सही है, बिल्कुल सही है। 0.6 आपका कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ये वाला आपको शायद हो सकता समझ में नहीं है, मैंने ऊपर नीचे से तो कट के तो ये बन जाएगा, बट इनसे मल्टीप्लाई हो गया क्या बन जाएगा 16 और नीचे क्या हो जाएगा 100। 100 हो गया तो 2 अंक के बाद डेसिमल देना है, 2 अंक के बाद हमने डेसिमल लगा दिया तो 16 अपॉन क्या हो गया 25। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी आते हैं, इनको लिख लेना, ये फॉर्मूला लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लेना पूरा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कर रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 24 एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देम इज 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। बहुत आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि कुछ आसान सवाल भी मैंने लिए और बाकी तो ट्रिकी है ही, जिसमें आपको थोड़ा चीजें मेहनत करना पड़ेगा। जैसे सम ऑफ टू टर्म्स, तो x प्लस वाई आपका कितना हो गया 24 एंड द डिफरेंस बिटवीन दे x माइनस वाई कितना आ गया 10। ऐसे कौन सी संख्या है जिनका सम 24 होगा और डिफरेंस 10 होगा? तो अगर मैं देखूं 24 तो 10 प्लस 14 नहीं होगा, ठीक है, 18 16 और 6 22 होता है, 18 और 6 24 होता है, नहीं होगा। और क्या होगा 12 12 नहीं होगा। सम ऑफ एंड देयर डिफरेंस इज, और क्या हो सकता है? सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करेंगे तब तो आ ही जाएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग तब तो आ ही जाएगा कि उनका सम क्या होगा। अगर हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 17 और 8, 17 और 7 24, एक 17 होगा और दूसरा 7 होगा, इनका सम 24 आ रहा है और डिफरेंस कह रहा है इनका प्रोडक्ट को डबल कर दो। तो 17 का प्रोडक्ट और फिर उसको डबल करना है, कितना आ जाएगा 238। वरना आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन भी सॉल्व करके कर सकते थे जो बोल रखा है, बट उसकी जरूरत नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे बहुत जल्दी होता है सवाल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं, प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर चेक करने का तरीका बता रहा हूं, वही अप्लाई करना हमेशा। ठीक है, वो सबसे कारगर तरीका भी होता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं प्राइम नंबर, अगर दुनिया में कोई भी नंबर 5 से जो बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या जो भी प्राइम नंबर है वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती है। 6n प्लस माइनस 1, जैसे अगर 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 को अगर 6 से डिवाइड दोगे तो ये 24 माइनस 1 है, तो 6 इंटू 4 माइनस 1 का फॉर्म है। लेकिन वहीं अगर 6 इंटू 4 प्लस 1 कर दें, n की वैल्यू 4 है प्लस 1 तो 25 आ रहा, 25 जबकि प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। तो एक बात यहां से ये क्लियर हो गई कि दुनिया का कोई भी नंबर जो प्राइम है वो 6n प्लस 1 के फॉर्म में होगा, बट जो प्राइम नहीं है इसका मतलब ये, लेकिन हाँ जो संख्या 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं प्राइम हूं तो मैं 6n प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में ही हूँ। दूसरा अगर मैं प्राइम नहीं हूं, अगर मैं 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हूं तो जरूरी नहीं कि मैं प्राइम हूं। ठीक है, ये दोनों बात याद रखने वाली बात है कि एक तो कह रहा है कि होना ही चाहिए, अगर प्राइम है तो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में ही होगा, लेकिन जो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है वो जरूरी नहीं कि प्राइम। ठीक है, लेकिन अगर वो प्राइम है तो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि अगर ये कोई प्राइम है इसमें तो सभी 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा, जो भी संख्या होगी वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में पहली कंडीशन फुलफिल करेगी। क्या ये 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है? 6 25 30 13 नहीं है, 6 25 30 1 13 है, ये भी है। क्या ये है? 81 तक जा रहा है तो 2 21 हो गया, 18 3 37 ये भी है।
तो दो ऑप्शन मैच कर गए। अब हम क्या करेंगे कि प्राइम नंबर चेक करने के लिए कोई संख्या प्राइम है कि नहीं, तो उसके नियर अबाउट के स्क्वायर के पास जाएंगे। जैसे 313 अगर एक प्राइम नंबर है, 313 अगर प्राइम नंबर है तो इसको नियर अबाउट में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 324। 324 किसका है, 18 का स्क्वायर है। अब 18 से जितनी भी छोटी प्राइम संख्याएं हैं सबसे इसे डिवाइड देंगे। अगर ये किसी से कट गया तो प्राइम नहीं होगा, अगर नहीं कटा तो प्राइम होगा। जैसे 18 से छोटी कौन है, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। 2 से तो ये जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5, 3, 8, 1, 9, 3 से जा रहा है, सॉरी 3 से जा सकता है सम ऑफ डी, 5 से तो नहीं जाएगा, 7 से जा रहा, 7 चौ 28 और 3 43, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से जा रहा सम ऑफ डी, 3 3 6, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से जा रहा, 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं जा रहा, 17 से जा रहा, 17 एकम 17, 13 एक 14, 143 आ रहा है, इससे भी नहीं जा रहा। 3 से चेक कर लेते हैं, 30 13, 3 से भी नहीं जा रहा, तो ये तो प्राइम नंबर है, हमें वो चेक करना जो प्राइम नंबर नहीं। 817 के नियर अबाउट में कौन किसका प्राइम होता है, 817 जो होता है वो 30 का स्क्वायर 900 होता है कि नहीं, और 29 का स्क्वायर होता है 841 होता है। तो 29 से छोटी संख्या है, 29 से छोटी संख्या है कौन कौन है, 29 से 23 और क्या हो गया 21 तो है प्राइम, 19 17 13 15, इसी तरीके से आपको चेक करना। 15 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 11 सो ऑन। पहले हम चेक कर लेते, 29 से तो जा ही नहीं रहा, 23 से क्या जा रहा है, 23 69 69 11 12 बचा, 127 तो 23 से कटता ही नहीं, तो 23 भी नहीं है। 19 से जा रहा, 19 76 हो गया, 19 57 ये जा रहा, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तरीका है कि पहले उस नंबर के नियर अबाउट में किस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है उसको लिखा। जैसे 817 किसके, तो 29 का स्क्वायर होता है 841, तो आपका स्क्वायर निकालने आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें है, जब आपको याद होना चाहिए 50 तक के नंबरों का स्क्वायर, तभी आप कर पाओगे सवाल, नहीं तो ऐसे कहां लगा पाओगे कि प्राइम नंबर पहचानना कैसे। अब तो मैंने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर पहचानने के लिए उस नंबर के नियर अबाउट के परफेक्ट स्क्वायर को जानो और उससे सारी छोटी प्राइम नंबर लिखो, सारी छोटी प्राइम नंबर एक एक करके डिवाइड दो। अगर वो किसी से कट रहा तो क्या होगा, वो संख्या प्राइम होगा, अगर नहीं कटेगा तो प्राइम नहीं होगा। ये कट गया तो प्राइम नहीं है, करा विच वन इज नॉट ए प्राइम, बाकी सारे प्राइम है, आप चेक कर सकते हो। 817 जो है वो प्राइम नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। सवाल क्या कह रहा है कि स्कूल में छात्रों की फीस के रूप में 2601 रुपए वसूला जाता है। यदि प्रत्येक छात्र द्वारा भुगतान की गई फीस और स्कूल के छात्रों की संख्या के बराबर थी तो स्कूल में कितने छात्र। सबसे पहले आपको सवाल समझ आना चाहिए क्या रहा वो। जब अगर सवाल समझ जाओगे तो 70% सवाल वहीं सॉल्व हो जाता है। अर्थमेटिक नंबर सिस्टम कोई भी हो, इसके अंदर आपको सवाल समझ आना चाहिए कि क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मैं समझाता हूं सवाल, अगर समझ नहीं आया तो आराम से समझेंगे। सवाल में कहा जा रहा है कि स्कूल में जितने बच्चे हैं उतनी ही फीस उनसे ली जा रही है। ठीक है, अगर 5 बच्चे हैं तो हर किसी से 5 ही लिया जा रहा है, तो टोटल कितना मिलेगा, 25 रुपए। मतलब अगर 6 बच्चे हैं तो हर किसी से 6 रुपए लिया जा रहा है, कितना मिलेगा, 36 रुपए। तो वैसे ही कह रहे हैं कि अगर x बच्चे हैं तो x रुपए लिया गया होगा, अब मिला कितना होगा, 2601। मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2601 है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 26 का अंडर रूट अगर लो गया तो ये 51 का स्क्वायर होता है। तो बच्चे टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में, 51 है। ये होता है सवाल लगाने का तरीका कि पढ़ा समझाया। आप देखो पहले मैंने आपको बेसिक समझाया, फिर उसके बाद जो कहा जा रहा था उसको समझाया, अब रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा तो बच्चे फिर वीडियो देखते नहीं है, कहते सर 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो हो गया। विच वन एक दिया गया है इज नॉट मल्टीपल ऑफ, किसका ये मल्टीपल नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, लगाओ इसको, लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगाते हो तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि देखो ये सवाल पूछे हुए सवाल है, मैं अपने पास से तो सवाल दे नहीं रहा हूं आपको। ठीक है, ये पूछे हुए सवाल है, वही सवाल आपसे करा रहा हूं। क्या करा, 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बन जाएगा 4 की पावर 6 माइनस 1। इसको और अगर सॉल्व करूं तो ये बनेगा 4 का क्यूब का स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है। a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर a प्लस बी लिखूं तो 4 का स्क्वायर क्यूब 63 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 60। 4 प्लस 1 65 और दूसरा आ जाएगा 63।
कौन सा इसका फैक्टर यहां दिख रहा है, करा विच वन इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है ये, नॉट मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल नहीं है, तो किसका मल्टीपल, 7 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, 8 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। आपसे पहले उसको सिंप्लीफाई किया, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, two numbers such that the sum of 1/3 of the first number and 1/2 of the second number is 8. The sum of 1/5 of the first number and 1/6 of the second number is 4. What is the largest of the two number? दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कोई नहीं, x मान के ही इसको कर लो तो ज्यादा आसान रहेगा होगा। दो संख्याएं हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं लूं यहां से पहली और दूसरी संख्या अगर लूं, दो संख्या है, एक को x लेता हूं दूसरे को y, तो x/3 प्लस y/2 बराबर क्या है? 8 है। इनको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 2x + 3y बराबर 48। और दूसरे केस में अगर सॉल्व करूंगा तो x/5 प्लस x/6 इक्वल टू 4 है। तो यहां से आपका 30 आ गया एलसीएम, और ये बन गया 6x, ये y है सॉरी, 6x प्लस 5y बराबर 4। तो 6x प्लस 5y आपका बन गया 120। अगर मुझे इसमें से इसको माइनस करना है तो इसको मैं 3 टाइम्स कर दे रहा हूँ। 3 टाइम्स करूंगा तो ये तो कट जाएगा, ये बन जाएगा 9y और ये बन जाएगा 144। 144 में से 120 जाएगा और 9y में से 5y जाएगा, तो 4y की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 24। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। y की वैल्यू 6 आ गई है। तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बड़ी संख्या पूछा तो हमें तो पता नहीं, अब किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो इसमें ये पुट कर लेते हैं 2x में, तो 6 पुट करेंगे तो 18 माइनस, तो 2x बराबर 48 माइनस 18 आपको देगा कितना? 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15। कौन सा ऑप्शन है? 15, एक ही ऑप्शन है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था। तो ऐसे भी आसान सवाल आए हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के सॉल्व करना था। इक्वेशन जहां बनाना हो वहां तो आसान है ना सॉल्व करना, जहां इक्वेशन नहीं, जहां यही कोड ब्रेक नहीं हो रहा वो मुश्किल है ना। यहाँ तो कोड ब्रेक भी, डाटा भी आसान है। ये आपका मुझे आंसर इसका कमेंट में बताना है, क्योंकि देखो ये सवाल बहुत आसान है। ये परसेंटेज का बोल लो, नंबर सिस्टम का बोल लो, ये हर जगह आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, इसमें हम ये नहीं कर सकते। तो इसको आप, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। यहाँ बता दो, व्हाट नंबर हैज द फैक्टर अदर देन 1 ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कोई भी संख्या, मान लो 24 है, 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये हम निकालते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 24 हमारा है, 24 हमारी संख्या दे रखी है और उसके कितने फैक्टर होंगे, तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 4 और 6 × 4 × 6। तो कहा जा रहा है कि अगर 1 को हटा दिया जाए, ये सारे इसके फैक्टर हैं, अगर 1 को मैं हटा दूं तो बाकी जो बचा हुआ फैक्टर होगा उनको हम क्या बोलेंगे? तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट फैक्टर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज। अगर किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम है तो भिन्न क्या है? जैसे कैसा भिन्न? कैसा भिन्न आपको बोल रहा है? एक ऐसा भिन्न जिसका अंश उसके हर से कम है। जैसे मैं बोलूं 7/12, जो हर है वो बड़ा है किससे? अंश से। ये ऐसे भिन्न की बात कर रहा है, जैसे 11/13। इसमें डिनोमिनेटर मतलब हर बड़ा है अंश से। लेकिन अगर मैं 7/4 लिखूं तो कहा जा रहा है कि अगर इस टाइप का भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इस टाइप के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। लेकिन जब प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जैसे 1/2, 3/5, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चनों का सेट था,
उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें और देखें आपके स्कोर जरूर बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट में भी ये सेशन आपको बहुत काम आएगा नंबर सिस्टम का। अगला जो चैप्टर आने वाला है वो एचसीएफ एलसीएम का होगा। हमारे साथ जुड़े रहे आप देखना, और एचसीएफ एलसीएम के जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ के, ठीक है। और सारे वैकेंसी का अपडेट कहां से कैसे, सारी जानकारी हमारे चैनल पे दी गई। कहां से कौन फॉर्म भरना है, 12th लेवल पास है तो कौन सा किस किस जोन से आपको कितनी वैकेंसी है, कहां से फॉर्म भरना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट लेवल वाले हैं उसको कहां से फॉर्म भरना चाहिए, सारी जानकारी हमारे चैनल पे दी गई है, ठीक है। सर ने दे रखी है पूरी जानकारी, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।